हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या गुप्ता। आज हम एक इंटरेस्टिंग और थोड़ा यूनिक लीगल मैगज़िम पढ़ने जा रहे हैं, रिडेंडो सिंगुला सिंगुलिस। तो इस मैगज़िम का नाम हो सकता है थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी लॉजिकल है, काफ़ी यूज़फुल है, स्पेशली इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और विल्स। राइट। सो हम लोग जानेंगे कि इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे इसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, रेलेवेंट केस लॉज देखेंगे एंड दिस इज यूजुअली कम्स इन द सब्जेक्ट ऑफ आइदर लीगल लैंग्वेज या लीगल मैगजिम्स या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में ये टॉपिक रहता है। ठीक है, तो देखिए ये एक लैटिन मैगजिम है, ये आप याद रखना, जिसका जेनेरिक मीनिंग होता है रेफरिंग ईच टू ईच। ठीक है, ये इसका लिटरल मीनिंग है, या हम कहें रेफरिंग ईच वर्ड टू इट्स अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हों, ठीक है, और इसके साथ साथ उसी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा प्रेडिकेट्स भी हों, तो हर एक सब्जेक्ट को उसके प्रॉपर प्रेडिकेट असाइन किया जाना चाहिए। ये इस मैगज़िम का ऑब्जेक्टिव है। या फिर आप इजी भाषा में समझिए कि हर एक शब्द या फ्रेज को उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से कनेक्ट करना जिससे वो लॉजिकली रिलेट करता है। ठीक है, सारे पार्ट्स एक साथ ना पढ़े जाएं किसी भी स्टैट्यूट में, किसी भी विल में, बल्कि उन्हें उनके स्वीटेबल सब्जेक्ट्स के साथ मैच करके पढ़ा जाए। ठीक है, दिस मैगज़िम इज जनरली यूज व्हेन अ सेंटेंस कंटेन मल्टीपल सब्जेक्ट्स एंड मल्टीपल प्रेडिकेट्स। राइट। सो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि किसी सेंटेंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रेडिकेट्स हैं, ठीक है, अब समझ नहीं आ रहा कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा प्रेडिकेट से कनेक्टेड है, तो वहाँ पर ये सेंटेंस हेल्प करता है उस कंफ्यूजन को दूर करने में। एग्जाम्पल से समझिए, आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल हियर। ही गेव टू द waiter and the chef a tip and a handshake. He gave to the waiter and the chef the tip and a handshake. तो अब इस मैगज़िम के यूज़ से हम समझ सकते हैं कि टिप वेटर को दी गई थी, द टिप वॉज गिवन टू द वेटर, और हैंडशेक शेफ को किया गया था। यानी कि हर चीज़ उससे जुड़ी जानी चाहिए जिसके लिए वो अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए सिर्फ बेयरली सेंटेंस को रीड करने में कि भाई टिप किसको दी गई और हैंडशेक किसके साथ किया गया, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और सही सब्जेक्ट को सही प्रेडिकेट से जोड़ने के लिए ये मैगज़िम का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज़ रिडेंडो सिंगुला सिंगुलिस। आई होप इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में और अच्छे से आया होगा। इट सिंपली स्टेट्स दैट, इसकी डेफिनेशन यही है कि अगर किसी सेंटेंस में कन्फ्यूजन हो कि कौन सी चीज़ के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, तो रेडेंडो सिंगुलर सिंगुलिस का यूज़ करके हर एक वर्ड को उसके रेलेवेंट वर्ड के साथ मैच किया जाता है ताकि इंटरप्रिटेशन क्लियर हो जाए। ठीक है, टू मेंटेन द लॉजिकल कोहेरेंस इन लीगल ड्राफ्टिंग एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन दिस मैगज़िम इज बीइंग यूज्ड। राइट, यहाँ पे भी हमने एक एग्जाम्पल कोट किया है, द टेनेंट एंड द लैंडलॉर्ड मस्ट मेंटेन क्लीनलीनेस एंड पे द प्रॉपर्टी टैक्स। तो अभी यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि किसको कहा गया है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लीनलीनेस मेंटेन करने की और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रॉपर्टी टैक्स पे करने की। तो यहाँ पर ये जो मैगज़िम है जो कहता है दैट रेफरिंग ईच टू ईच या फिर रेफरिंग ईच वर्ड टू इट्स अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट, उससे हम पता लगाते हैं कि जो टेनेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लीनलीनेस मेंटेन रखे, साफ़ सफाई का ध्यान रखे, और लैंडलॉर्ड यानी कि मकान मालिक की जिम्मेदारी है कि वो समय पर प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो पे करे। कि और अगर हम ये रूल अप्लाई नहीं करते तो हो सकता है यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है इन रिगार्ड्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बोथ टेनेंट एंड द लैंडलॉर्ड। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको काफ़ी क्लैरिटी हो रही होगी दैट व्हाट डज दिस मैगज़िम स्टेट। अब एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं।
ये जानते हैं कि ये जो मैक्सिम है वो कैसे यूज़ की जाती है। तो जब कोर्ट को, जुडिशरी को किसी भी स्टैट्यूट यानी किसी भी लॉ, किसी भी कानून को इंटरप्रेट करना होता है, उसके किसी भी पार्ट को या पूरे के पूरे स्टैट्यूट को, या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट को इंटरप्रेट करना होता है, किसी विल को इंटरप्रेट करना होता है, या फिर किसी भी और लीगल डॉक्यूमेंट को इंटरप्रेट करना होता है उसके सही मीनिंग को समझने के लिए, तब इस मैक्सिम का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है हमारा पॉइंट स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। इट हेल्प द कोर्ट्स, जहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स लेजिस्लेटिव टेक्स्ट आते हैं वहाँ पर कोर्ट को ये हेल्प करती है मैक्सिम टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे कि वो प्रोविजन जो है किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है। सो इन दैट कंटेक्स्ट जो ये मैक्सिम है ये मदद करती है किसी भी तरीके के कन्फ्यूजन को दूर करने में, और कोई भी जो लीगल कॉन्सेप्ट है उसका मिस एप्लीकेशन ना हो जाए उसको प्रिवेंट करती है। देर इज़ एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे एक टैक्स लॉ ने एक प्रोविजन दिया कि इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशन शैल फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न एंड सबमिट द एनुअल रिपोर्ट्स। तो अभी अगर हम यहाँ पे रिडेंडो वाली मैक्सिम को अप्लाई करते हैं तो हम समझ पाएंगे दैट इस प्रोविजन का मतलब ये है कि हर इंडिविजुअल जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करे, और कॉर्पोरेशंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ईयरली बेसिस पे एनुअल रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट करें। Right, so this is the example of interpreting the statutes. The further is contractual and will interpretation. ये जो मैक्सिम है इट इंश्योर्स दैट जो भी क्लॉजेज हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो सभी के सभी सही तरीके से अप्लाई हों, ठीक है, और किसी भी तरीके की अनफेयर ऑब्लिगेशंस ना हो जाए उसको प्रिवेंट करने में ये मैक्सिम मदद करता है। सो इट इज़ यूज इन प्रॉपर्टी अग्रीमेंट्स, इनहेरिटेंस डॉक्यूमेंट्स टू करेक्टली असाइन द ड्यूटी। सिमिलरली विल के बेसिस में देखा जाए तो आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। दैट एग्जाम्पल है आई लीव माई हाउस एंड फार्म टू रमेश एंड सुरेश। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या दोनों को दोनों चीज़ दी गई है या किसको क्या दी गई है। तो अब यहाँ पे हम रिडेंडो की एप्लीकेशन करेंगे एंड देन वील इंटरप्रेट कि जो घर है वो रमेश को दिया जा रहा है और जो फार्म है वो सुरेश को दिया जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी यूज दिस मैक्सिम टू इंटरप्रेट कॉन्ट्रैक्चुअल ऑफ विल क्लॉजेज और डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इसके अलावा जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, तो जो कोर्ट हैं वो फ्रिक्वेंटली इस मैक्सिम का इस्तेमाल करती हैं वाइल इंटरप्रेटिंग एनी स्टैट्यूट और वाइल गिविंग एनी जजमेंट, ताकि किसी भी रूलिंग का, किसी भी लॉ का मिस इंटरप्रिटेशन ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए। देयर इज़ अ वेरी लैंडमार्क केस ऑफ क्वीन वर्सेस बिशप ऑफ ऑक्सफोर्ड 1879 का केस है। इसमें कोर्ट ने इस रूल को, इस मैक्सिम को अप्लाई किया था ये इंश्योर करने के लिए कि जो स्टैट्यूट्स को हम रेफ़र कर रहे हैं उसके हर वर्ड्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से रेफ़र किए जाएं टू देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। ठीक है, सो दिस वाज क्वीन वर्सेस बिशप ऑफ ऑक्सफोर्ड। अब केस लॉज देख लेते हैं। केस लॉज में पहला केस यही है, क्वीन वर्सेस बिशप, इसको आप ज़रूर कोट करिएगा। इन अदर केसेस गुरशरण सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी ऑफ 1996, इस केस में भी कोर्ट ने इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया था वाइल इंटरप्रेटिंग द लोकल म्यूनिसिपल लॉज। ठीक है, सिमिलर केसेस बैंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस ए राजप्पा, इस कोर्ट में कंफ्यूजन हो रहा था वाइल इंटरप्रेटिंग द लॉज एंड गिविंग द जजमेंट कि क्या इंडस्ट्रियल ड्यूटीज़ हैं ऑफ द पार्टीज़। तो यहाँ पर रिडेंडो सिंगुला सिंगुलिस ने कोर्ट को हेल्प किया था इन इंटरप्रेटिंग एंड असाइनिंग द स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल ड्यूटीज़ करेक्टली। ठीक है, सो यू जस्ट कोट दीज 3 केस लॉज इन योर एग्जामिनेशन, इन योर आंसर राइटिंग। ना अब हम बात करें या अगर क्वेश्चन आए कि इस मैक्सिम का इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में क्या इंपॉर्टेंस है, तो वही पहला तो ये क्लैरिटी देती है, क्लैरिटी इंश्योर करती है, किसी भी तरीके के कन्फ्यूजन को दूर करती है वाइल असाइनिंग द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फर्दर एम्बिग्विटी यानी कि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन ना हो जाए किसी मैक्सिम का, किसी रूलिंग का, उसको प्रिवेंट करती है, उसको रोकती है। ठीक है, किसी लॉ का मिस एप्लीकेशन ना हो जाए उसको अवॉइड करती है। ठीक है, इसके अलावा जो भी अगर लेजिस्लेटिव इनकन्सिस्टेंसी है यानी कि समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे मल्टीपल क्लॉजेज हैं कि कौन सा क्लॉज किसके लिए कहा गया है, ठीक है, तो वहाँ पर लेजिस्लेटिव इनकन्सिस्टेंसी को रिजॉल्व करती है। इसके अलावा लॉजिकल कोहेरेंस मेंटेन करती है, यानी कि इट इंश्योर्स दैट जो भी लॉ के पीछे लॉजिक था वो जो है वो बरकरार रहे और जो भी इंटरप्रिटेशंस हैं वो सिस्टमैटिक हों, रिलायबल हों और लोगों के भले के लिए, लोगों के बेनिफिट के लिए फेयरली जो है वो इंटरप्रेट किए जाएं।
इसके अलावा इट इंश्योर्स द लेजिस्लेटिव इंटेंट। लेजिस्लेटिव इंटेंट का मतलब है कि जिस इंटेंशन के साथ, जिस ओरिजिनल इंटेंशन के साथ लॉ मेकर ने वो लॉ बनाया था, वही इंटेंट जो है वो बरकरार रहनी चाहिए वाइल इंटरप्रिटिंग दैट पर्टिकुलर लॉ। इसके अलावा जुडिशियल एरर्स को रिड्यूस कर रहा है। ऑब्वियसली जब ये मिस एप्लीकेशन ऑफ लॉ को रोक रहा है, ये मिस इंटरप्रिटेशन को रोक रहा है, ये एम्बिग्विटी को रोक रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज रिड्यूसिंग द जुडिशियल एरर्स, राइट। इस ये कोर्ट को इनकरेक्ट रूलिंग्स देने से बचाता है। वही फिर फर्दर आप लिख सकते हो दैट इट गाइड्स द जजेस एंड इट गाइड्स द लीगल स्कॉलर्स to apply the rules systematically in the court judgment and legal studies. ठीक है। Further, it enhances the legal reasoning, it enhances the consistency in legal reasoning, and at the end जब ये सब काम हो रहा है, then it ultimately is helping in protecting the rights and duties of the general people while ensuring justice in contract, laws and administrative decisions. So these are the primary importance of this particular maxim in interpretation of statutes. तो इफ वी सम अप दिस लेक्चर, व्हाट वी कैन से दैट ये जो मैक्सिम है रिडेंडो सिंगुला सिंगुलिस, ये एक पावरफुल टूल है फॉर लॉजिकल एंड प्रिसाइज इंटरप्रिटेशन ऑफ लीगल स्टैट्यूट्स। हर वर्ड, हर फ्रेज को उसके प्रॉपर सब्जेक्ट के साथ इंटरप्रेट करना चाहिए, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। लिटरल मीनिंग है रेफर ईच टू ईच, ये इसका एसेंस है, रेफर ईच टू ईच, राइट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर रिडेंडो सिंगुला सिंगुलस। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। अगर सिलेबस में आपके ये मेंशन है, आपने सोचा कि बड़ा टफ सा दिख रहा है, नहीं आएगा, नहीं, ये रेपिटेडली पूछा जाता है, आपको तैयार करना है। और क्या लिखेंगे आंसर में वो मैंने आपको बता दिया है। अगला लेक्चर किस टॉपिक पर लेकर आऊँ, इसके लिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं मुझे, और ये लेक्चर कितना हेल्पफुल लगा ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक ध्यान रखें, पढ़ते रहें। हैव अ गुड डे, बाय बाय।